सामान्य तौर पर देखा जाता है कि सामान्य व्यक्ति को अपने दादा परदादा से पूर्वजों तक नाम याद नहीं रह पाते हैं, तो फिर उन्हें इतिहास का स्मरण कैसे होगा। पूरे देश के इतिहास का भी वही हाल होता है, चाहे वो भारत की बात करें, चाहे हम विदेशों में किसी भी देश की बात करें। लेकिन केवल वैदिक संस्कृति ही एक ऐसी है कि जहां पर आरंभ से लेके आज तक के सारे इतिहास के सूत्र उपलब्ध हैं। इतिहास को पढ़ना का एक ही महत्व होता है कि पूर्व में की गई गलतियों को हम ना दोहराएं, उससे सीख लें और जो अच्छाइयां की गई हैं जो पास्ट के अंदर, उसको भी हम अपने जीवन में अनुसरण करें और अपने इतिहास को हम गौरवशाली बना सकें। इसलिए आज हम राम जी, श्री कृष्ण जी को हम आइडल मान के उनको पूछते हैं और उनके जो चरित्र है उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर हम ब्रिटेन के इतिहास में देखें तो ब्रिटेन के इतिहास में रोमन, नॉर्मन और एंग्लो सेक्शन का काफी अलग अलग जो विभिन्न जातियां थी इस टाइप की, तो इनकी लड़ाई झगड़े का अखाड़ा ही ब्रिटेन के इतिहास में हमको देखने को मिलता है और हमें ये पढ़ाया भी जाता है। एक सुसंगठित राष्ट्रीय शासन ब्रिटेन में स्थापित हुए लगभग 500 से 700 साल ही हुए हैं। उससे पहले का अगर हम इतिहास देखें तो ब्रिटेन के अंदर इतिहास के नाम पर केवल और केवल उथल पुथल ही भरी हुई है या अनाप शनाप चीजें ही भरी हुई है, जहां पे आपको कुछ भी प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिलता है। आज तक विद्वान उस इतिहास के एक विशिष्ट सूत्र को पकड़ के नहीं पकड़ पाए हैं। जैसे कि भारत के अंदर अगर हम देखें तो भारत के अंदर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन या ऐसे कई अलग अलग साइंटिस्ट लोग भी प्रूफ कर देते हैं, या फिर अगर वेदों की तरफ से अगर हम देखें तो एक प्रॉपर तरीके से चल चला आता है जो हमको बताता रहता है कि इसकी पीढ़ी उसके बाद, उसकी पीढ़ी इसके बाद। आज अगर हम राम जी का वंशज निकालने बैठे तो हमें पूरा वंशज निकल के आ जाएगा। तो एक सूत्र पूरा तरीके से आपको देखने को मिलता है वैदिक संस्कृति में। लेकिन जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, तो वहां पे हमको पूरा सूत्र देखने को नहीं मिलता है। तो ब्रिटिश लोगों की भाषा का उद्गम, उनके नगरों के नाम, उनका फिलॉसफी, लोक कथाएं, राजप्रथा, साहित्य, उनके जो छंद शास्त्र हैं, उनके जो पुरातत्व हैं, अवशेष जो है पुरातत्व आदि, उनके जो तर्क संगत विवरण आज तक हमें ब्रिटिशर के पास देखने को नहीं मिलता है और ब्रिटिश लोग दे भी नहीं पाए हैं। अनेक विभिन्न आक्रमणों से, आपसी लड़ाई झगड़े से बनी एक रंग बिरंगी खिचड़ी, इसी का नाम ब्रिटेन का वर्तमान सभ्यता है। हम ये देखेंगे, आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए कि ब्रिटेन, इंग्लैंड जो नाम है वह संस्कृत से ही आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन की जो संस्कृति है वह संस्कृत से ही लगभग मिलती जुलती है। संस्कृति उसका मूल रूप है। एंग्लो स्टेट, जो एंग्लो शब्द है, तो एंग्लो स्टेट का नाम ब्रिटेन क्यों पड़ा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसका हम तर्क संगत अर्थ देखें तो किसी शब्दकोश में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वे लोग संस्कृत शब्दों से कोशों दूर जा चुके हैं। अतः इन शब्दों के अर्थ को ढूंढने के प्रयास में उल्टे सीधे तर्क लोग अपने सामने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते रहते हैं। ब्रिटेन की जो प्राचीन भाषा है वह फ्रेंच है। यह बात तो खुद ब्रिटेन के जो इतिहासकार है वह भी मानते हैं कि ब्रिटेन की भाषा जो है पूर्व की, वो फ्रेंच भाषा रह चुकी है। और उस फ्रेंच भाषा में ब्रिटेन के लोग जो रहते थे उस टाइम पे, तो उनको एंग्लो कहा जाता था। वह जो एंग्लो शब्द है वह अंगुल शब्द से बना हुआ है। अगर हम संस्कृत में अंगुल शब्द देखें तो उससे एंग्लो शब्द मिलता जुलता भी और बना हुआ है। ये अंगुल शब्द इस भूमि के आकार के कारण पड़ा, जो ब्रिटेन की जो भूमि है उसके कारण ये अंगुल शब्द पड़ा है। ब्रिटेन को अगर हम मानचित्र में देखें प्रॉपर तरीके से तो हाथ की एक उंगली जैसा दिखाई पड़ता है अगर आप पूरा मैप देखेंगे ब्रिटेन का। यूरोप खंड जो है उसकी भौगोलिक लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने के लिए ब्रिटेन को एक प्रामाणिक मापदंड मानकर उसका नाम अंगुल स्थान दिया गया था, एंग्लो स्थान। इसका तथ्य प्रमाण यह है कि जो फ्रेंच लोग हैं वह ब्रिटेन को एंग्लो टेर यानी कि अंगुल धरा, या फिर हम कह सकते अंगुल भूमि या फिर अंगुल स्थान, इस तरीके से कह के बुलाते थे और कहते हैं आज भी। आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे ब्रिटेन के बारे में तो आपको एंग्लो टेर ये शब्द यूज आपको दिख जाएगा, मतलब एंग्लो टेरिटरी कहने का मतलब। तो ये हम इजीली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ब्रिटेन के संबंधित एंग्लो टर्म दिख जाएगा और ये एंग्लो टर्म अंगुल से ही पड़ा है और अंगुल संस्कृत का वर्ड है।
संस्कृत में जिसे ग्रंथि कहते हैं उसे अंग्रेजी के अंदर ग्लैंड कहते हैं, तथा लेप लेप यानी कि द्वीप स्थान, अगर हिंदी में हम बात करें संस्कृत में द्वीप स्थान, और लैप, तो लैप स्टैंड अंग्रेजी में हम उसको कहेंगे, स्थान को स्टैंड कहेंगे, तो लैप स्टैंड कहते हैं। तो संस्कृत के अर्थ या फिर स्थान दोनों का संस्कृत भाषा का अपभ्रंश जो है अंग्रेजी भाषा में एंड होता है, AND एंड। अर्थ स्थान का अपभ्रंश अगर हम निकालेंगे संस्कृत भाषा में तो एंड आता है। तो इसी कारण अंगुल स्थान जो मैंने आपको बताया, जो अगर हम ब्रिटेन को जो यूरोप के मैप में देखेंगे तो उंगली के आकार में जो ब्रिटेन है, तो अंगुल स्थान का जो उच्चारण है वो अंगुल एंड। और अगर हम ध्यान दें तो इंग्लैंड, तो अंगुल एंड इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड हो गया है। अंगुल लैंड जो था वह धीरे धीरे इंग्लैंड के कन्वर्ट हो गया है भाषा के अंदर। अंग्रेजी भाषा का अगर हमको पूरी डिक्शनरी देखनी हो तो उसका जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हम कह सकते हैं तो वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। और अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से जाएं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एंग्लो का जो शब्द का अर्थ है, एंग्लो शब्द का, वह लिखा हुआ है द रेस ऑफ पीपल ऑफ अंगुल, यानी कि अंगुल देश के लोगों को एंग्लो या अंगुल कहा जाता है। ऐसा क्लियर आपको दिख जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एंग्लो शब्द का अर्थ ढूंढने बैठेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृत शब्द से ब्रिटेन का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन में वैदिक क्षत्रियों का शासन जरूर रहा था और उनकी राजभाषा संस्कृत ही थी, इसलिए अगर हम आज भी देखेंगे तो जो राज परिवार की जो सारी परिभाषा है वह आज भी संस्कृति ही हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जब राजा जब अक्षम हो तो शासन करने वाले को अंग्रेजी में रीजेंट कहते हैं, जो स्पष्ट रूप से राजंत शब्द जो संस्कृत का है राजंत, उससे रीजेंट कहा गया है, लिया गया है। ब्रिटिश सम्राट का जो अंगरक्षक दल है वह हमेशा हम देखेंगे कि वह नारंगी रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये वैदिक क्षत्रियों के ही वस्त्र हुआ करते थे। सम्राट को इंग्लिश भाषा में मजेस्टी कहते हैं, यहां महाराजस्ती ऐसे शब्द का अपभ्रंश है। मेजेस्टी, याद रखिए, मेजेस्टी और महाराजस्ती, तो यहाँ पे हमें उसका अपभ्रंश दिख रहा है। अंग्रेजी भाषा में दरबारियों को सर कहते हैं, तो यह भी श्री का ही अपभ्रंश हमें नजर आ रहा है। श्री सर, जैसे कि सर रॉय एंडरसन, यानी कि श्री राय इंद्र सिंह, ऐसा मूल नाम होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सामान्य, इसी तरीके से हम अगर अंग्रेजी भाषा में देखें तो सामान्य व्यक्तियों के लिए मिस्टर सम्मान पूर्वक शब्द यूज किया जाता है, जो महास्तर, महोदय आदि शब्दों का विकृत रूप ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महास्तर और मिस्टर दोनों में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही है। उसी तरीके से हम बात करें तो जो ब्रिटेन का जो ध्वज है वह पूरी तरीके से वैदिक ध्वज की तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि वैदिक धारणा के अनुसार सम्राट का अधिकार 10 दिशाओं में होता है। ध्वज दंड का जो शिखर होता है वह स्वर्ग की ओर होता है और निचला जो नोक होता है वह पाताल का निर्देश करता है। उसी तरीके से जो शेष 8 दिशाएं हैं अगर हम ध्वज पर अंकित करके देखें तो 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो ब्रिटेन का जो ध्वज है उसी 8 दिशाओं का रेखांकित इसी प्रकार है। और अगर हम इस चीज को सर्च गूगल पे भी सर्च करके देखें तो हम पा जाएंगे कि उसमें जो ब्रिटेन का जो ध्वज है उसमें 8 दिशाएं हमें कहीं ना कहीं दिख जाती हैं, मतलब वो उसकी ओर इशारा करती हैं, 8 दिशाओं की ओर। बात करते हैं यूरोप के अंदर देवासुर संग्राम भी हुआ था कहीं ना कहीं, तो उसको भी हम एक बार कोशिश करते हैं जानने की कि अंग्रेजी जो राजघराने हैं उनके अगर कुर्सी के नीचे अगर हम देखेंगे तो एक पटड़ी लगी हुई है जिस पर केसरी रंग की अति प्राचीन उबड़ खाबड़ शिला बड़े ही आदर भाव से रखी हुई है। लेकिन
इसका इतिहास जो है इस शिला का और इस पटड़ी का, ये बड़ा अज्ञात है, आज तक किसी को पता नहीं है। इसको एक्चुअली ये कहा जाता है कि उस शिला को द स्टोन ऑफ स्कोन, यानी कि स्कोन की शिला, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि वह स्कंद की शिला हो, वही स्कंद जो देवों के सेनापति हुआ करते थे। देवों के जो सेनापति स्कंद थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूरोप खंड में जब दैत्य वंश का राज्य था, तब देवासुर संग्राम के दैत्यों के विरुद्ध जो नाविक दल आया, उसे स्कंदवानीय दल भी कहा जाता है। तो वह दल उस समय आया था। उस दल ने यूरोप के दैत्यों के पास से बंदरगाह जो थे वहां पे, वह जीतकर वहां नाकाबंदी की। अतः इस उत्तरीय बंदोबस्त के समय इस प्रदेश का नाम जो पड़ा था, वह स्कंदनावीय प्रदेश पड़ा था। पूरे दैत्यों के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया। दैत्यों पर विजय, जो वैदिक क्षत्रिय थे, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। तो दैत्यों पर वैदिक क्षत्रियों की विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में वह जो शिला थी, वह सिंहासन के नीचे रखी गई। तब से इसे स्कंद शिला कहा जाने लगा। अब स्कंद की स्मृति उर्फ हम स्कोन के नाम से चल रही है, हम ये भी कह सकते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ जो ब्रिटिश इंग्लैंड के जो शहर है, उनके नाम कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से भी मिलते जुलते हैं। हमें जब हम देखेंगे तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन की भूमि की जो नदियां हैं, नगर हैं, गांव हैं, या फिर ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पे अधिकतर संस्कृत शब्द यूज किया गया है। जैसे कि स्कॉटलैंड के अंदर, या फिर हम कहें शात्र स्थान में, संस्कृत में बोले तो शात्र स्थान और स्कॉटलैंड, उसमें चोमो लोंडेली ये नाम की एक गांव है, इस नाम का। तो अगर हम अगर उसको संस्कृत में हम बोले तो संस्कृत में इस तरीके से होगा, चोल मंडल आले। तो आप फिर से हमें यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, चोल मंडल आले, और जो इंग्लिश में है स्कॉटलैंड के अंदर चोमो लॉन्ड एली। तो इतने सारे अक्षर वे लिख तो लेते हैं, लेकिन वह प्रोनाउंस नहीं कर पाते, और उनके लिए बहुत कठिन भी होता है इन अंग्रेजों के लिए। इसलिए वह उसको शॉर्ट फॉर्म में चमले कहकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन हम संस्कृत में अगर देखेंगे तो संस्कृत में हम इजीली उसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, चोल मंडल आले। तो इंग्लैंड के कई शहर हैं, हम देखेंगे कि उनके आगे कोट लगता है, कोट, जैसे कि चाल कोट, हीथ कोट, नॉर्थ कोट। लेकिन इन्हें अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत के अकलकोट, बागलकोट, सिद्धकोट, अमरकोट, इस नाम से अगर मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हमको मिलेगी, कोट। तो ये कह सकते हैं कि जो कोट लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं संस्कृत वर्ड उन्होंने यूज किया है। उसी तरीके से हम देखेंगे किंग्स कोट, जो बिल्कुल ही ठेठ संस्कृत शब्द है। जैसे भारत के राजकोट का दूसरा अर्थ सिंह कोट भी है। इंग्लैंड में एस्कॉट नाम का एक शहर है जो बहुत फेमस है, तो क्यों ना उसका नाम अश्वकोट हो उस जमाने में, जो उसको बाद में धीरे धीरे एस्कॉट कर दिया गया। तो एंग्लो भाषा में एस यानी कि गधा, उस शब्द का भी अगर हम अपभ्रंश देखें तो अश्व का अपभ्रंश एस होता है, अश्व एस। तो पत्थर का कोट जैसे जैसे नगर का रक्षण करता है, वैसे ही वस्त्र का कोट जो हम पहनते हैं, कोट वर्षा धूप आदि से हमारी रक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि ये पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृत शब्द से ब्रिटेन की जो शब्दावली है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी उनकी और हमारे कल्चर में नजर आ रही है। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो शंकर, जब हम शिव शंकर की बात करते हैं तो शंकर जी के नाम के ऊपर जो प्रदेश वहां पे हैं, उनकी सिमिलरिटी जानने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि इंग्लैंड में कई शहर ऐसे हैं कि जिनके आगे शायर लगाया जाता है, शायर ऐसे अक्षर लगाए जाते हैं, जैसे कि वॉरविक शायर, डर्बी शायर, लंका शायर, मनबंद शायर। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कभी शंकर जी के प्रसिद्ध मंदिर रहे होंगे। भारत में जहां जहां शिव जी के मंदिर होते थे, उनसे उन बस्तियों के नाम रामेश्वर, संगमेश्वर, ओमकारेश्वर, महाबलेश्वर आदि ये सब नाम पड़े हैं, जो कि आज भी हम देख सकते हैं। उसी ईश्वर का जो उच्चारण अगर हम देखें एंग्लो लैंग्वेज में, तो वहां पे शायर पड़ता है, शायर। तो अतः
हम देख सकते हैं कि डर्बीशायर यानी कि धर्मेश्वर, मनमथशायर यानी मनमेश्वर, वार्विकशायर यानी वार्विकेश्वर। तो ये नाम उस टाइम पे हो सकते हैं जो बाद में धीरे धीरे इस तरीके से फ्रेंच में कन्वर्ट हो गए। तो ब्रिटेन के कई नगरों के नाम हम देखेंगे कि पटन, PTON ऐसे अक्षर पाए जाते हैं लास्ट में, जो कि संस्कृत में पट्टन का अपभ्रंश नजर आता है, जैसे कि साउथम्पटन, नॉर्थम्पटन, हॉम्पटन। तो इन शब्दों में साउथ यानी दक्षिणपट्टन, नॉर्थ यानी उत्तरपट्टन और होम यानी हैपिप्टन। तो ये चीजें हमें क्लियर दिख रही है, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी की संस्कृत के शब्दों से ही ब्रिटेन की लैंग्वेज बनी और ब्रिटेन कभी ना कभी भारत का भी हिस्सा था। अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन में कई सारी ऐसी नदियां हैं जिनके नाम भी लगभग संस्कृत के नाम से मिलते जुलते हैं, जैसे कि थेमोस, ये संस्कृत के तमसा शब्द का अपभ्रंश नजर आता है। थेमोस तमसा, थेमोस तमसा। तो आप हम कंपेयर कर सकते हैं। इस नदी का जो पानी है माटी सा, और उसके ऊपर जो बादल के कारण प्रकाश भी धुंधला सा यहाँ पर रहता है, इसलिए इसका नाम तमसा यानी अंधकार जैसी नदी पड़ना स्वाभाविक था। रामायण में तमसा नदी का जिक्र हमें देखने को मिल जाता है। राम के नाम का भी ब्रिटेन के अंदर हम देखेंगे तो कहीं बहुत जगह पे उल्लेख पा जाएंगे, जैसे कि क्योंकि हम बात करें कि राम नाम का जो वैदिक संस्कृति का मुख्य चिन्ह बन चुका है राम नाम, तो ये नाम ब्रिटेन की भूमि पर भी लोगों में बार बार प्रयोग हुआ है। इसके प्रूफ हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि राम्सगेट यानी कि रामघाट, रेमिस्टन यानी कि रामस्थान, या फिर रैमफोर्ड यानी कि नदी पार करने का राम स्थान, या फिर राम तीर्थ। उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो व्यक्तियों के नाम में भी हमें वहां पे राम शब्द का अंतर्भाव देखने को मिलता है, जैसे कि सर विंस्टन रामसे यानी कि राम सहाय। तो राम का भी कहीं ना कहीं ब्रिटेन से हमको कनेक्शन देखने को मिलता है। तो हमारी जो संस्कृति है, संस्कृत चाहे उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा रोल है, और संस्कृत भाषा से ही ये हकीकत है दुनिया की कई सारी भाषाएं निकली है। तो हम संस्कृत भाषा से ये कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी भारत की, वह कितनी वाइड थी और कितने दूर दूर तक पूरा भारत एक हुआ करता था। तो ये हमें संस्कृत भाषा के थ्रू हमको मालूम पड़ता है। जब दुनिया की भाषा हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है वह भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इन सब चीजों से हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारी संस्कृति वहां पे थी